एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो राष्ट्र धर्म में अब बात मुद्दे की कर लेते हैं। अफगानिस्तान में कब्जा जमाने वाले तालिबान के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की बात लगातार सामने आती रही है और इसी बात का अब पूरे तरीके से ये साबित हो चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर तालिबान के लड़ाकों को पर्दे के पीछे से साथ देने का आरोप लंबे समय से लगता रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने इन आरोपों को कभी भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब जो तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं उससे उसकी पोल खुल चुकी है। दरअसल पाकिस्तान में पले बड़े जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी तालिबान का साथ देने के लिए अफगानिस्तान गए थे, जिसके बाद अब वो सभी पीओके वापस लौट आए हैं और तालिबान के लड़ाकों का साथ देने के लिए आतंकी जब वापस पीओके लौटे तो उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। वीडियो में पीओके आने पर जैश लश्कर के आतंकी बाइक पर रैली निकालते हुए भी दिख रहे हैं और उनके साथ में उनके हाथों में तालिबान का झंडा भी है और कंधे पर बंदूकें रखी हुई है। वीडियो में सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि कार से आतंकी नजर आ रहे हैं। पीओके में खुलेआम तालिबान का समर्थन करने वाले आतंकियों के दिखाई देने से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उन दावों की हवा निकल गई है जिसमें वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा करते थे। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही अपने देश की छवि जितनी भी सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन पोल अब खुल ही जाती है। पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद के काले कारनामे सामने आने के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में कार्रवाई के नाम पर कई तरह के दिखावे किए गए। अब आतंकियों के खिलाफ हुए दिखावों की असलियत सामने आने की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है। उसका जल्द इस लिस्ट से बाहर निकलना भी आसान नहीं लग रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आतंकी जो ये है यहाँ पर पूरे तरीके से तालिबान के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ नारेबाजी ही नहीं, जब ये आतंकी पीओके में वापस लौटे, ये तस्वीरें, ये वीडियो वायरल हुई है वो पीओके की है जहां पर तालिबान का झंडा भी लहराया जा रहा है। खुले तौर पर यह झंडा तालिबान का लहराया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट भी है। पूरा पीओके इस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पीओके में जोरदार हंगामा, जोरदार गोलीबारी इस समय हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये शख्स लगातार गोलीबारी करता नजर आ रहा है। तो अफगान से वापस ये आतंकी पीओके में लौटे थे और इसके पीओके में लौटने के बाद इनका वहां पर स्वागत हुआ है। आतंकियों का स्वागत पाकिस्तान की ओर से किया गया है। लगातार जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान में ही पले बड़े जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकी हैं वो लगातार तालिबान का खुला समर्थन करते नजर आ रहे थे। हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर ना तो स्वीकार किया गया है और ना ही इन आरोपों का खंडन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ये बात जरूर कहता नजर आता है कि वो तालिबान के साथ नहीं है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है और ये वो आवाज है जिसका स्वागत करते हुए ये गोलियां जो वहां पर चलाई गई है, ये वीडियो और तस्वीरें लगातार सामने आती रही है जिसने साफ तौर पर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। ये आवाज भी आप सुन रहे हैं, तालिबान के लड़ाकों का साथ देने के लिए ये आतंकी गए थे और उसके बाद अब पीओके लौटे हैं तो वहां लौटने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। वीडियो में पीओके पर आने पर जैश और लश्कर के आतंकी बाइक पर रैली निकालते हुए भी दिखा और सिर्फ बाइक ही नहीं, कारों से भी यहाँ पर आतंकी रैली निकालते हुए दिखे। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। ललन जी बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के एक्सपर्ट हैं और उसी पर ज्यादा बातचीत भी करते हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका भी। सबसे पहले ललन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार पाकिस्तान इस बात का खंडन करता रहा है और उसके खंडन करने के बाद उसकी पोल ये तस्वीरें खोलती नजर आ रही है जो हमने अभी दर्शकों को दिखाई, उसमें सीधे तौर पर तालिबान का झंडा पीओके में लहराया जा रहा है। जी सही है कि पाकिस्तान जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो साफ दुनिया के सामने नजर आ रहा है कि अफगानी तालिबान के साथ इनका मिला जुला एक्शन चल रहा था और एक पीओके के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अपने जश्न को मनाया है और जिस तरह से गोलियों का इन्होंने स्वागत किया है, ये और
दुनिया और भारत के लिए एक गंभीर समस्या हमें नजर आ रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इमरान खान की एक पार्टी की जो महिला प्रवक्ता है, उन्होंने आज टीवी में साफ बयान दिया है कि साहब हम कश्मीर को तालिबान के सहायता से ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह की बयाने जब एक इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री हैं और उनके पार्टी की प्रवक्ता ने जब दे दिया है, इसमें शक का कोई गुंजाइश नहीं रहा। लेकिन हम पहले से इस बात के लिए सचेत हैं कि पीओके के ऊपर तालिबान आतंकी संगठन, लश्कर, जैसे मोहम्मद और अलकायदा के साथ वो साथ मिले जुले एक्शन और घुसपैठ की तैयारी में है और आईएसआई इसके लिए पूरी तौर पे प्लान अपनी बना रही है। अब सवाल इस बात का है कि आज का जो ये दिखावापन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने अपने आप को जग जाहिर किया कि साहब हमारे तालिबान हमारे खास हैं और हम भी इनके खास हैं। अमन चैन नहीं, ये भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने का इन्होंने प्लानिंग किया है और इसमें आईएस का भी जल्द ही सहयोग मिलेगा और भारत इसके ऊपर पूरी तौर पे सचेत ही नहीं, इसके लिए काउंटर के लिए अपनी तैयारी भी लगातार कर रहा है। बिल्कुल, आपके पास आना चाहूंगी विपिन जी। देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह जी ने खुद बताया और इसका जिक्र भी किया कि पाकिस्तान, उन्होंने, उनके जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि हम तालिबान के साथ मिलकर जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको वापस ले लेंगे और इसको छुड़वा लेंगे। वो इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं और इस बात, ये बात तो हम लगातार करते नजर आ रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान और अब तालिबान, ये तीनों मिलकर तिगड़े बनाएंगे और भारत को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश करेंगे। और अब जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, इसने पूरे तरीके से पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। हमने वीडियो में देखा पूरे तरीके से तालिबान का झंडा खुले तौर पर वहां पर लहराया जा रहा था। इतना ही नहीं, पीओके जो है वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई दी है कि इनका जो तिगड़म है और चीन, पाकिस्तान और अब तालिबान, यहाँ पर ये पहले दो चुनौतियों से हिंदुस्तान जूझ रहा था कि दोनों दुश्मन नंबर 1 चीन और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान। क्योंकि इतने सालों से हम देखते थे कि सही मायने में अगर पाकिस्तान को कोई शय देता था, जो घुसपैठी भी घुस जाते थे यहाँ पर एलओसी में, वहाँ पर उसके पीछे केवल पाकिस्तान ही नहीं, वो चीन भी होता था। क्योंकि चीन ही जाके आर्थिक मदद देता था पाकिस्तान को और जितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई है, ये कहना सिर्फ कि पाकिस्तान उसमें शरीक था तो बिल्कुल सरासर गलत होगा। क्योंकि चीन हमेशा उसके जो मंसूबे रहे हैं वो नापाक रहे हैं। और जहां तक हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर हमारी जो कूटनीति है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और आने वाले वक्त में हमारे जितने आप रक्षा मंत्रालय के लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीव हैं, तो वहां पर उनको देखिए बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने पड़ेंगे। कूटनीति में भी यहाँ पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। जो हर मन से कहा जाता है कि यहाँ पर वक्त आ गया है कि अपने दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का। हिंदुस्तान को ये कहना कि हम लोग वही पुरानी अपनी कूटनीति के तहत चलेंगे, उससे काम नहीं बनने वाला। दुश्मन यहाँ पर बाज नहीं आएगा, ये बात समझ लेनी चाहिए। और साथ में सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर आपको क्लोज डोर पॉलिसी नहीं रखनी। वार्ता हमने चीन के साथ भी करा है, भले ही हमारा दुश्मन नंबर 1 है चीन। 10 दौर की वार्ता कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पे, मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने चीन के साथ करते आए हैं। संवाद की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, वो विस्तारवाद की मंशा नहीं रखता। तो लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने बोला कि दोहरी चुनौतियां देश के सामने और आज के 21वीं सदी में सबसे बड़ी चुनौतियां जो पेश कर रहा है मुद्दा वो विस्तारवाद का और आतंकवाद का। आतंकवाद से उन्होंने विपिन जी देखिए, बार बार हम ये बात करते हैं, ये बात सामने आती है कि कूटनीति में बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आप ही के नजरिए से जानना चाहूंगी कि आखिर ये बदलाव क्या हो सकते हैं जिससे हम हमारे भारत को और कश्मीर को बचाने की बात नहीं है, हमें तो अब पीओके को आजाद करवाना है। क्या कूटनीति हो सकती है जो वहां पर हम पीओके को आजाद करवा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के वजीर आजम जो है इमरान खान, वो भले ही बोलते रहे हर एक मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि नया पाकिस्तान हम बनाएंगे। वो पाकिस्तान कब बनेगा वो तो वक्त ही तय करेगा। और दुनिया सब जानती है पाकिस्तान कि कितने वर्ष पीछे हो गया यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान की, मैं अगर हम लोग बात करें, उनके जो पाकिस्तान के जो पूर्व वजीर आजम थी
बेनजीर भुट्टो, उनके सपुत्र ने बिल्कुल साफ आईना दिखाने का काम करा अपने ही वजीर आजम को, इमरान खान को। उन्होंने बोला आप कश्मीर की फिक्र ना करें, मुजफ्फराबाद की चिंता करें, क्योंकि ये नए भारत से आप जूझ रहे हैं। और ये बिल्कुल यही एक सच्चाई भी यही है, ये कड़वा सच है। भले ही पाकिस्तानियों को ये गवारा ना बैठे, लेकिन सच ये है कि अब वक्त आ गया है कि हम पीओके भी वापस लें। और साथ में अक्सर चीन की जो बात चल रही है कि यहाँ पर दुश्मन को समझ आ जाए कि नया हिंदुस्तान है, और हमारी देखिए फौज बिल्कुल सक्षम है वो उसमें। और कूटनीति की जो बात करते हैं बार बार, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, जिंजियांग, इनका दूतावास दिल्ली में, राजधानी में खुलना चाहिए। और साथ में जो बड़े बड़े मुल्क है विश्व के, इनके साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग अमेरिका एक नए सुबह का आगाज हुआ है कि अच्छी दोस्ती हमारी अमेरिका के साथ हुई है, उसमें काफी सुधार आया है। और जापान के साथ, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, हम लोगों को जो पुरानी जो हमारी कूटनीति उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 दुश्मन, और ये जो तीसरा दुश्मन तैयार खड़ा हुआ है तालिबान, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते वो। और लेकिन यहाँ पर ये भी हमें समझना पड़ेगा, हम एक आम आदमी का क्या दायित्व बनता है, अपनी फौज का मनोबल 7वें आसमान पर रखें। यहाँ पर जो कुछ जयचंद रहते हैं, जो खाते यहाँ का जीत वहां के गाते हैं, यहाँ पर ये उनको भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। ये देश हम सबका है, हमें समझना पड़ेगा कि हमें फौज के साथ डट के खड़ा होना पड़ेगा, ताकि दुश्मनों को समझ आ जाए कि ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ पर हर एक हिंदुस्तानी जो है, हम लोग मुस्तैद हैं, तैयार हैं यहाँ पर किसी भी चुनौती के साथ निपटने के लिए। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है मनोबल पे भी। बिल्कुल, कूटनीति में बदलाव करने की जरूरत है। और ललन सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, विपिन शर्मा जी कह रहे हैं कि कूटनीति में बदलाव करने की जरूरत है, इसी के साथ साथ जो बड़े देश हैं उनको उनका जो दूतावास है वो अब दिल्ली में खुलना चाहिए। आप इस बात से कितना समर्थन जाहिर करते हैं? देखिए, शर्मा साहब ने जो कहा है बहुत मतलब खास हमारे लिए सोचने की विषय है। अगर हम कूटनीति में, अपने संवाद में और दुनिया के लोगों को अपना बनाने में अगर हम सही रास्ते में चलेंगे, तो फिर हम सामरिक तौर पे रणनीति बनाकर अपनी एक्शन को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि समय आ गया है कि तालिबान अभी पंजशीर के इलाके में इंगेज है, और 7 प्रांतों में वो नॉर्दर्न अलायंस के द्वारा बहुत आफत में पड़ा हुआ है। और अभी एक समय हम फौजी हैं, इसलिए मैं आपको एक कंटीजेंसी बात बताना चाहते हैं कि यही समय है कि तालिबान उधर इंगेज है, और अगर पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बात नहीं आ रहा, तो पीओके के ऊपर एक्शन करने का सही समय है। ये मैं नहीं, बहुत से रक्षा विशेषज्ञों का मत आ रहा है, और ये आना जरूरी भी है, क्योंकि तालिबान एक पक्का मुजाहिदीन आतंकी है, आईएस के जैसा है। यही समय है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से पीओके के ऊपर और एलओसी के ऊपर अपने मुजाहिदीनों को लेकर जश्न मना रहा है, तो हमें एक मौका है दुनिया को अपने हाथ में रख के, जैसा आपने आज देखा पुतिन साहब के साथ 45 मिनट हमारे मोदी साहब का बातचीत हुआ है, उसी तरह से G7 की आज बात हो रही है, यूएनओ की मानवाधिकार की बातचीत आज हो रही है। इन सभी के मद्देनजर हम पूरे दुनिया को एक करके और आतंक के ऊपर और पीओके के ऊपर एक्शन करने का एक समय आ चुका है। और जब एक्शन करेंगे तो तालिबान इनको कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो पंजशीर में और दुनिया के दबाव में है। और मैं आपको बताऊं, आज ब्रादर का CIA के हेड के साथ गुप्त बातचीत हुई है। ये पूरी दुनिया कूटनीतिक और रणनीति बनाने में लगी हुई है। तो भारत को भी अपने इस सोच के ऊपर पीओके को लेने के लिए और उसको अपने कब्जे में लेने के लिए एक न एक कंटीजेंसी प्लान बनाने की जरूरत है। शायद इसके ऊपर बातचीत चल रही है, क्योंकि ये गुप्त चीजें हैं, नीड टू नो बेसिस पे इन बातों को करना चाहिए, लेकिन यही होना आज का समय का मांग है। बिल्कुल। और विपिन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमें दूतावास बनाने चाहिए दिल्ली में, और कहीं ना कहीं वार्ता का दौर जिस तरीके से शुरू हुआ है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है, लेकिन रूस का सीधे तौर पर यही कहना है कि हम तालिबान के साथ हैं, उसका समर्थन करते हैं, हमारा दूतावास वहां पर चलता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उससे ज्यादा अच्छा शासन होगा तालिबान का।
अभी इस समय हमने देखा पहले कि 2001 तक जब 2001 बोले हम 1990 के आसपास जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर हुआ करता था और वो कैसे फिर अफगानिस्तान के साथ जो उनकी लड़ाई चली, जंग चली, उसके बाद क्या हालत हुई, कैसे वो बिखर गया, सोवियत यूनियन कैसे बिखर गया, अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल कर गई और इतने वो बेहाल हो गए, वो कटोरा लेके हर जगह घूमते थे। तो इतना शक्तिशाली मुल्क जो है उसका क्या हालत, उसके क्या हालात हुए, तो आप समझ सकते हैं। जब वो अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहा, कहने को अफगानिस्तान कुछ भी थे नहीं उनके सामने, लेकिन उसके बाद भी हुआ। और आज अगर वो समर्थन कर रहे हैं तालिबान का, तो वो उनकी नीति के तहत। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को, मैंने कूटनीति को तवज्जो देने की बात करी, उसके पीछे कारण तो साफ है। यहाँ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उनका तालिबान को समर्थन देना वो वजह नहीं बनना चाहिए कि हिंदुस्तान अपने रूस के साथ पुरानी मित्रता दांव पे लगा दे। यहाँ पर हिंदुस्तान और रूस की मित्रता बहुत पुरानी है और रूस ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान ने रूस का साथ दिया है यहाँ पर आड़े वक्त में। तो यहाँ पर हम लोगों को अपनी कूटनीति बड़ी सोच समझ के उसमें बदलाव भी लाने की आवश्यकता है और जो भी कदम ले बड़े फूक के ले, क्योंकि इसकी अगर हम लोग कहीं गलती करते हैं तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है हिंदुस्तान को, जो हमारे हित में नहीं होगा। क्योंकि हमने कोरोना काल में जी के देखा आर्थिक उसमें क्या आर्थिक नुकसान हुआ हमारे देश को। उसके पहले आपने अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर देखी कि उससे पूरे विश्व में कई मुल्कों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी से अलग बिखर गई। तो यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को स्वदेशी को भी अपनाना है, आत्मनिर्भर बनना है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इतने वर्षों से सुनते आए हैं ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, जबकि सही मायने में अगर हम देखें ये वक्त आ गया है जब चेक्सिट होने वाला है। वो चेक्सिट मुकम्मल होगा कि जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे, जिसका सीधा अर्थ निकलता है कि हिंदुस्तान और शक्तिशाली देश बन के उभरेगा, जो ये अगर सपना हमने मुमकिन करना है, अकेले प्रधानमंत्री मुमकिन नहीं कर पाएंगे। जब वो लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन बनाएंगे, हर एक हिंदुस्तानी को अपना योगदान देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा, आप राजनीति करें, सियासी रोटियां सेकें और सत्ता पक्ष को भी घेरें, सरकार को घेरें जहां पर आपको खामियां नजर आती है, लेकिन हर एक मुद्दे में सिर्फ ये कहना कि आप विपक्ष में हैं तो आपने सरकार का विरोध करना है, वो भी कहीं की समझ नहीं है। यहाँ पर कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, देश हित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर अगर आप एक स्वर में स्वर मिलाएं सत्ता पक्ष से, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर देश हित है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतने वर्षों से हम देखते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपस में एक बैलेंस नहीं है। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते थे उसके मुकाबले। तो यहाँ पर वक्त आ गया है कि जब हम इसमें भी आपस में सामंजस्य बिठाएं ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। हमारी इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसको और मजबूत करें और ताकि हम लोग पूरे, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हम लोग हमारा मनोबल भी ऊपर होगा और हम लोग दुश्मन से निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम होंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। और ऐसे वक्त में जब चीन ये उनकी एक नापाक मंसूबे हैं कि इंटरपोल पे और WHO पे अपना बोलबाला जमा ले, तो यहाँ पर अपनी रणनीति और कूटनीति दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। जब आप पहले आपने देखा इतने वर्षों से हिंदुस्तान का परमानेंट जो सीट थी, परमानेंट मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका विरोध चीन करता आया था, जिसके कारण अब अगर हमारी सीट है, हमारी चेयर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हम लोगों को अपना पक्ष बिल्कुल मजबूती से रखना पड़ेगा। और साथ में जब WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो वक्त आ गया है कि जब चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गैर का वायरस वुहान शहर से निकला था, दोनों परिस्थितियों में चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है WHO के अधिकारी? तो वो यहाँ पर कूटनीति अगर हमारी अच्छी रहती है तो हम चीन को घेर पाएंगे। और विपिन जी अगर देखिए अगर बात चीन और कोरोना की कर ही रहे हैं, तो देखिए कई बार ये मुद्दा भी उठकर सामने आया है और ये बात साफ हो चुकी है कि जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान लैब से ही निकला था। कई बार ये बात साफ हो चुकी है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर था इसमें आपकी, और बड़े बड़े मुल्क पिछले वर्ष जब देखा आपने पहली लहर आई, इस बारी तो सुनामी बन के आई जो लहर आई, और यहाँ पर पिछली बारी आवाजें उठ रही थी कि चीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब अपने लोगों ने प्रियजनों को खोया
तो वहां पर आक्रोशित थे सब लोग, लेकिन अब ठंडे पड़ गए। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अंदर की जो आप अगर ठंडे हो जाएंगे और चीन को बख्श देंगे, उससे क्या संदेश देंगे आप? ये तो चीन तो और पास नहीं आएगा, चीन को तो और क्षय मिलेगी। तो यहाँ पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, नकेल कसने की आवश्यकता है। और ये वक्त आ गया, इससे ज्यादा सुनहरा पल नहीं हिंदुस्तान के पास आएगा जब अपना पक्ष मजबूती से रखे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। और क्वाड मिशन आपका चल रहा है, बड़े बड़े देश, शक्तिशाली विश्व के आपके साथ जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मिलिट्री अभियान चल रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ यूनिफाइड मिलिट्री कमांड लाने की आवश्यकता है कि आप इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीनरी को और मजबूत करें। हालात बनते नजर आ रहे हैं, जी मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय के जो हालात बनते नजर आ रहे हैं उसमें दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मैं आप दोनों का ही पक्ष इस पर जानना चाहूंगी। सबसे पहले ललन जी आपके पास आना चाहूंगी। दो बातें फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि मांग उठ रही है कि हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, और हालांकि बातचीत पहले करनी चाहिए थी, अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। और दूसरी बात, एक आर्टिकल में ये भी निकलकर सामने आया है कि अब भारत में जिस तरीके से अफगानिस्तानी लोग आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं, वो बाद में यहाँ पर कब्जे की बात करेंगे। तो सीएए की बात यहाँ पर एक बार फिर से उठकर सामने आ रही है कि सीएए अब लागू हो जाना चाहिए। आपका क्या पक्ष है इस पर ललन जी? देखिए, वो तो बात सही है कि अगर हिंदू और सिख पहले से, इसीलिए भारत सरकार ने ये नीति बनाया था, ये त्रासदी को देखना है। और जो भारत सरकार की है कि सीआई के ऊपर नीति था, वो हमारे मन से बहुत सही है। क्या हम अपने सिख और हिंदू भाइयों को अफगान में इस त्रासदी के बीच में छोड़ दें? नहीं, आखिर वो किसी कारणवश ही भारत के अंदर आ रहे हैं। नंबर 2, मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि फौजी हूं, 31 अगस्त मान के चलिए कि घमासान कोई ना कोई तालिबान के साथ कुछ न कुछ होने वाला है। क्योंकि G7 के तुर्क मीटिंग के बाद बाइडेन साहब, एक मजबूरी है, उन्होंने जब दोबारा चेतावनी उनको तालिबान ने दे दिया है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जितना जल्द हो, अमेरिकन फौज के हेल्प से हमारे जितने भी वहां पे काबुल, कंधार और अफगान के अंदर जो लोग भी आना चाहते हैं, उनको वापस भारत में लाया जाए। हो सकता है कि इसके बाद कुछ विरोधी बातें दर्ज होंगी, बहुत सी बातें धर्म जाति के नाम पे उठाई जाएंगी। आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन क्या कश्मीर के ऊपर किसी पंजाब के नेता को इस तरह का बयान देना चाहिए कि जिससे कि देश की स्थिति को, माहौल को आप खराब करना चाहते हैं? मुफ्ती मोहम्मद ने अपना बयान देके एक देश की छवि को खराब करना चाहती है। और अगर इसी तरह से और भी किसी विरोधी पार्टी का और कोई भी राजनीतिक दल का बयानबाजी करता है, तो देश के आंतरिक सुरक्षा को वो ठेस पहुंचाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पंजशीर में आर्टिलरी का अप्लाई हो रहा है। आर्टिलरी के फायर से, मोटर के फायर से उनको दबाने की हाई ट्रेजेक्टरी वेपन से कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको जैसा पता है कि ताजिकिस्तान ने इनको हथियार गिराए हैं, इनको बहुत सी आधुनिकीकरण की स्थिति बनाई है और गोला बारूद भी इनको सप्लाई किया है। अब मैं आपको बताऊं, मसूद और इनके साले दोनों ने मिलकर एक ऐसा मोटिवेशन किया है कि तालिबान अब बात करने के लिए मजबूर हो रहा है। उसने कहा है कि अमेरिका की फौज जब जाएगी तभी मैं कैबिनेट को बनाऊंगा और उसका अनाउंसमेंट करूंगा। क्या मतलब है? वो चाहता है कि विदेशी फौज चली जाए और हम अपनी मनमानी करें, महिलाओं को, बच्चों को तबाह करें, और उसके बाद वो हमारे भारत के अंदर भी पाकिस्तान के लिए जरूर कोई ना कोई हेल्प करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो भारत को अभी कूटनीतिक, सामरिक और राजनीतिक सभी चीजों पे गंभीरता से सर्वदलीय जो मीटिंग है उसके लोगों को अपने विश्वास में कर और इजराइल के जैसा हम एक हैं, इस तरह की सोच बनाकर अफगान के लिए हम अपने एक्शन को कर सकते हैं। लेकिन रसा और अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस बनाना निहायत आवश्यक है, जिसका आज उदाहरण मोदी साहब ने 45 मिनट अपने वहां पर पुतिन क्या कर साहब के रहा साथ। है? जी मैं लौटूंगी ललन जी। जिस तरीके से आपने बताया कि तालिबान वहां पर क्या कर रहा है, इसके बानगी भी हमने देखी है। एक वीडियो भी देखिए तालिबान से वायरल हुआ वहां से, जहां पर जिन लोगों ने जीन्स पहनी हुई थी उन पर सरे राह कोड़े बरसाए गए हैं। इस तरीके की वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी।
दो ही सवाल एक बार फिर से यही सवाल आपसे कि क्या तालिबान से बातचीत होनी चाहिए, क्या सीएए की अभी जरूरत है, और इसी के साथ जो हमारे भारत के अफगानिस्तान के साथ करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी जानना चाहूंगी आपसे। बहुत अहमियत रखते हैं मुस्कान जी, तो मैं तीनों के उत्तर दूंगा कि आपने पहले पूछा कि क्या तालिबानियों के साथ हम लोगों को किस तरह की नीति रखनी पड़ेगी, कैसा हम लोग नाता रखें। तो यहाँ पर इंगेजमेंट हमेशा, जैसे चर्चा की शुरुआत में मैंने बोला कि सबसे बड़ा दुश्मन जो जग जाहिर है कि वो चीन नंबर 1 है, लेकिन उनके साथ भी हमने वार्ता के दरवाजे खोल रखे हैं। वो सिलसिला प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और तभी समस्या का समाधान निकलेगा। आपके यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल में बहुत बड़ा एक संदेश जाता है। अगर आप ऐसा एक संदेश दें कि यहाँ पर हम लोग वार्ता के लिए तैयार नहीं है, तो वो गलत संदेश जाता है। और यहाँ पर पूरा विश्व समझता है कि कौन सा देश क्या मंशा रखता है, और किसी से छुपा नहीं है यहाँ पर कि चीन की क्या मंशा रही है। चीन विस्तारवाद की नीति रखता है। 14 मुल्कों के साथ विश्व में उनका सीमा को लेकर विवाद है। वो भले ही कहे कि हमने 6 मुल्कों के साथ, 7 मुल्कों के साथ सुलझा दिया है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई इससे परे है। और उनसे पूछिए कि जिन मुल्कों के साथ इनका सीमा को लेकर विवाद है चीन का, यहाँ पर वक्त आ गया है कि इससे पहले कि हम तीसरा दुश्मन तैयार कर दें, समझदारी इसमें है कि यहाँ पर हमने, क्योंकि अफगानिस्तान में कई करोड़ों रुपए की हमने वहां पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो योगदान दिए हैं वहां पर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सड़कों में, और हर तरह से हमने अफगानिस्तान के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर हिंदुस्तान खड़ा रहा है। जैसे हमने जो योगदान हमने नेपाल के साथ दिया था, तो वक्त आ गया है कि हम वो हाल ना हो जो नेपाल का हुआ। नेपाल ने हिंदुस्तान को कुछ समय में देखा कि दुश्मन समझना शुरू कर दिया, जब चीन के प्रलोभन में आ गया वो। और चीन की एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी रही है कि वो सॉफ्ट लोन्स देकर ऐसे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ खींच लेता है। और वो अलग बात है कि आज अतिक्रमण कर लिया है, पूरा कब्जा कर लिया है नेपाल पर चीन ने, और वहां का युवा आक्रोशित हो गया है। तो ऐसी नौबत ना आए कि तालिबान भी हमारा दुश्मन बन जाए। तालिबान तो जिहादी हैं ही, ये लोग तो आतंकवाद हैं। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। जो जान के भी अनजान बने, उसको क्या समझाने का फायदा। तो यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। जी आप अपनी बात रखिएगा सर। एक छोटी सी बात ये कि समय की थोड़ी सी कमी है विपिन जी, तीनों सवाल अहम है, तीनों सवालों पर जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। जब आपने एक नया कानून लेके आए और वो सबके सामने, कि आप देख रहे हैं कि क्या हालात कर रखी है इस समय दुश्मनों ने, तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रताड़ित है, जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित होते आए इतने वर्षों से, और जो मुल्क हिंदुस्तान की सरकार ने चिन्हित करे थे कि ये इन मुल्कों से आके उनको नागरिकता दी जाएगी, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। और सीए तो देखिए, नागरिक संशोधन कानून तो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ये लोगों को समझना पड़ेगा जो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है विपिन जी, समय की कमी है इसलिए रोकना चाहूंगी आप दोनों को ही। ललन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर सबसे बड़े सवाल जो हैं उस पर हमारे विशेषज्ञों ने इस पर राय दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार पहले भी मांग उठ रही थी और अब भी लगातार इसकी बात सामने निकल कर आई है कि अब सरकार सीएए लागू कर सकती है, तो देखना होगा कि इस पर अब सरकार का क्या फैसला होता है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी क्या भूमिका रहती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।